हेलो एवरीवन, आई एम सोनाली। आज आपके कुछ सवाल, जैसे आपके माइंड में कोई सवाल आते होंगे ना, क्या अगर हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं और नहीं रहते हैं तो दोनों को मेंटेनेंस देना पड़ेगा? या फिर ये सवाल आ सकता है कि अगर वो बिना कंसेंट के एक दूसरे से अलग रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा रहे हैं, तो आगे उनको क्या डिवोर्स मिल सकता है? अगर या फिर किसी लड़की की शादी, किसी गर्ल की शादी 18 से कम की एज में हो गई, तो क्या वो इस ग्राउंड पे डिवोर्स ले सकती है? चलिए, इन सभी सवालों के जवाब आज हम अपने इस लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। बताते हैं कि क्या-क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं उस और कौन से ग्राउंड नहीं हो सकते कि इस पोजीशन में हम डिवोर्स ले सकते हैं या नहीं। ठीक है? हेलो, आई एम सोनाली गुप्ता। आज मैं कंटिन्यू कराऊँगी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का डिवोर्स का एक्सप्लेनेशन। ओके? चलिए आज पढ़ते हैं। प्लीज़ कैरी बेयर एक्ट विथ यू। ओके? चलिए। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिवोर्स के बारे में कि कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं जिससे डिवोर्स मिल सकता है। ठीक है, मैंने ये शॉर्ट्स बनाए थे और आपको मैं लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये थोड़े 9 ग्राउंड्स हैं जिसके बेस पे हमें डिवोर्स मिल सकता है। ठीक है, अब चलिए उसके एक्सप्लेनेशन है कुछ कि एक्सप्लेनेशन क्या बताते हैं। चलिए हम ये एक्सप्लेनेशन से पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में दिया है, इन दिस सब सेक्शन द एक्सप्रेशन डिजर्शन मीन्स द डिजर्शन ऑफ द पिटिशन बाय द अदर पार्टी टू द मैरिज विदाउट रीजनेबल कॉज एंड विदाउट द कंसेंट और अगेंस्ट द विश ऑफ सच पार्टी एंड द इंक्लूड्स विलफुल निग्लेक्ट ऑफ द पिटिशनर बाय द अदर पार्टी टू द मैरिज एंड इट्स ग्रामेटिकली वेरिएशन एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशन शैल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली। इसका मतलब ये बताया गया है कि अगर दोनों पार्टी में से वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं और विदाउट किसी रीज़न के, विदाउट एक दूसरे हस्बैंड वाइफ से कंसेंट किए कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ या मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, या फिर विदाउट किसी डिस्कशन के, ना कोई रीज़न, ना हस्बैंड ने अपने वाइफ को बताया हो आइदर, या फिर वाइफ ने हस्बैंड को बताया हो कि मैं क्यों छोड़ के जा रही हूँ, तो इस ग्राउंड पे भी ये विलफुल निगलेक्ट ऑफ पिटिशन, मतलब वो अपनी तरफ से निगलेक्ट नहीं कर सकता अपनी इस शादी को, तो ये एक रीज़न बनता है इस रिलेशनशिप को तोड़ने का। ठीक है, आगे हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया, फर्स्ट का ए क्लॉज दिया है, आइदर पार्टी ऑफ द मैरिज वेदर सोलमलाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मे ऑल्सो प्रेजेंट ए पिटिशन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं जिसपे पिटिशन फाइल कर सकता है डिवोर्स के लिए। ठीक है, तो दैट देयर हैज़ बिन नो रिजम्पशन ऑफ कोहिबिशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ का कोई भी, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी ऑप्शन या फिर कोई भी तरीका उनको मिलाने के लिए कोर्ट ने किया हो, कुछ टाइम दिया हो, या फिर उन दोनों ने भी अपनी तरफ से कोशिश की हो या फिर नहीं की हो कोशिश, फिर भी वो दोनों साथ में नहीं रह पा रहे हैं, एज बिटवीन द पार्टीज टू द मैरिज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक वो साथ में नहीं रह पा रहे हैं, और अपवर्ड आफ्टर द पासिंग ऑफ डिक्री फॉर जुडिशल सेपरेशन, तो वो जुडिशल सेपरेशन की डिक्री भी पास हो चुकी है उनकी। अगर मतलब उन्होंने चलो साथ में नहीं रह रहे, उसके बाद ना जुडिशल सेपरेशन की उन्होंने ना पिटिशन फाइल की होगी, पिटिशन फाइल करने पे वो 1 साल तक का टाइम देते हैं, मतलब उनका कोई टाइम नहीं रहता, बट फिर भी वो 1 साल तक जुडिशल सेपरेशन से भी रह रहे हैं, फिर भी उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब हम आगे कंटिन्यू रह नहीं सकते, तो वो विच दे वर पार्टीज, और मतलब वो अपने डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है डेट देयर हैज़ बिन नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का मतलब होता है दाम्पत्य जीवन के हिसाब से नहीं रहते। दाम्पत्य जीवन का इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फिजिकल फॉर्म में एक साथ रह रहे हैं कि नहीं। फिजिकल मतलब एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है कि वो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो, या फिर जो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है सेक्शुअली इंटरकोर्स कर रहे हो या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, उसे कहते हैं। अगर वो आमने सामने भी रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो साथ में रह रहे हो। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का मतलब होता है कि जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है, दाम्पत्य जीवन होते हैं, उसे नहीं निभा रहे हैं। एज बिटवीन द पार्टीज टू द मैरिज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये भी एक ऑप्शन है कि वो अपना दाम्पत्य जीवन एक साथ 1 साल तक नहीं निभा रहे हैं। और अपवर्ड आफ्टर द पासिंग ऑफ डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट इन द प्रोसीडिंग इन विच दे वर पार्टीज, या फिर ये हो सकता है कि ये 1 साल तक, ये जब कब होता है जब वो कोर्ट में वो डिक्री पास कर दें
ये 1 साल तक डिक्री पास हो जाने के बाद भी वो 1 साल तक एक दूसरे के साथ अच्छे से मतलब एज ए हस्बैंड वाइफ नहीं रह रहे हैं, तो ये भी एक ग्राउंड बनता है डिवोर्स का। ठीक है, सेकंड इसका पॉइंट दिखा रहा है एक्सप्लेनेशन का, अ वाइफ में ऑल्सो प्रेजेंट ए पिटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड। मतलब वो डिक्री लेके आ सकती है डिवोर्स की, कौन से ग्राउंड्स पे लेके आ सकती है देखिए। इन द केस एनी मैरिज सोलमलाइज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट दैट द हस्बैंड हैज़ मैरिड अगेन बिफोर सच कमेंसमेंट ऑफ दैट and other wife of the husband married before such commencement was alive at the time of solemnization of the marriage of the petition। पहली बात तो इसका मतलब ये समझिए कि हमारे मैरिज एक्ट में ये रूल बनाया गया है कि अगर हमारा स्पाउस अलाइव है तो वो सेकंड शादी नहीं कर सकता। मैरिज का हिंदू मैरिज एक्ट का सबसे पहला पॉइंट ये बताता है, जैसे देखिए हमने डिवोर्स का पहला पॉइंट ये दिया है, देखिए डिवोर्स का फर्स्ट क्लॉज में यही दिया है कि जो शादी करते समय शादी करते समय उसमें से हिज और हर स्पाउस वो जिंदा नहीं होना चाहिए। ये नहीं है, 1 सेकेंड, कहाँ था? थोड़ा पॉज हो गया। मैं ये बता रही थी कि हमारे हिंदू मैरिज की सबसे पहली कंडीशन होती है, हिंदू मैरिज की सबसे पहली कंडीशन होती है सेक्शन 5 में क्लॉज 1 में दिया है, नाइदर पार्टी हैज़ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। समझे कि हमारे हिंदू मैरिज की सबसे पहली कंडीशन होती है कि शादी करते समय दोनों पर्सन की जो भी पार्टीज़ होती हैं, दोनों पर्सन का कोई भी स्पाउस अलाइव नहीं होना चाहिए या फिर वो डिवोर्स होना चाहिए। इट मीन्स अलाइव, इट मीन्स ये मतलब नहीं कि वो मर जाना चाहिए, इट मीन्स अगर वो डिवोर्स ही हो सकती है वाइफ या हस्बैंड, वो डिवोर्स किए हुई लेडी हो या डिवोर्स किया हुआ हस्बैंड हो या फिर उनके हस्बैंड या वाइफ मर चुके हो। ठीक है, बट हमारे इस ग्राउंड में क्या बता रहा है कि अगर पहली वाइफ मतलब एक बंदे ने शादी करी, फिर उसने शादी कर ली, पर ये शादी होने से पहले उसकी ऑलरेडी एक वाइफ थी, तो दोनों का केस बनता है, दोनों वाइफ को ये राइट होता है कि वो इस बेस पे कि पहले उसने शादी करी तो उसका पहले से वाइफ थी, तो इस ग्राउंड पे भी शादी तोड़ सकती है। और वो जो पहली वाली वाइफ है वो भी ये शादी तोड़ सकती है कि अगर तुमने मुझसे शादी करी, तुमने फिर से दूसरी शादी कर ली, मेरे ज़िंदा रहते हुए भी तुमने दूसरी शादी कर ली, तो इस ग्राउंड पे वो पहली वाली वाइफ भी डिवोर्स का ग्राउंड मतलब डिग्री पास करवा सकती है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ चीट किया है। ये जो रूल्स हैं, जो भी हमारे क्लॉज में दिया है, ये हमारे ये एक्ट आने से पहले, जैसे लाइक कि 1995 में ये एक्ट आया है, और अगर 1952 में एक पर्सन ने शादी की हो और फिर 1955 के बाद उसने दूसरी शादी करी, तो ये ग्राउंड बनता है 1955 के बाद 1956 में उसने शादी करी दूसरी, तो वो सेकंड वाली वाइफ का भी ग्राउंड बनता है कि वो पहली वाली वाइफ के बिहाफ पे इसको डिवोर्स दे सकती है कि तुम्हारी ऑलरेडी एक वाइफ थी तब भी तुमने मुझसे शादी करी, और पहली वाली वाइफ भी इस ग्राउंड पे ना डिवोर्स दे सकती है कि हाँ तुम ऑलरेडी मैरिड थे फिर भी तुमने सेकंड शादी करी। ठीक है, समझ पा रहे हैं पॉइंट्स को? चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आगे ये दिया है provided that in either case the either wife is alive at the time of the presentation of the petition। मतलब ये पॉइंट है कि दोनों में से जो भी पिटिशन फाइल करेगा पर वो वाइफ अलाइव होनी चाहिए, तो वो कोर्ट में जाके ये सब कह सके। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्लॉज दिया है दैट द हस्बैंड हैज सिंस द सोलमलाइजेशन ऑफ द मैरिज बिन द गिल्टी और रेप, सोडिमाई और बेस्टिलिटी। ये बहुत ही कुछ गंदे वर्ड्स होते हैं, मैं ऐसा बोल रही हूँ, अपने लॉ स्टूडेंट है। तो अगर किसी हस्बैंड मैं बोलना चाह रही हूँ, किसी हस्बैंड ने रेप किया हो या फिर किसी के साथ बहुत ही गंदे तरीके से जानवरों के साथ सेक्स किया हो या बहुत ही ऐसे काम किए हो, तो ये भी एक ग्राउंड बनता है कि वो डिवोर्स ले सकता है। ठीक है, उसके बाद अपन थर्ड क्लॉज पढ़ते हैं दैट इन ए सूट अंडर सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, 78 ऑफ 1956 और इन द प्रोसीडिंग अंडर द सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ सिमिलर प्रोसीजर 1972, सेक्शन 2 ऑफ 1974 और अंडर द
corresponding section 488 of the Code of Criminal Procedure in 1898, section 5 of 1898, a decree or order as the case may be has been passed against the husband awarding maintenance to the wife, notwithstanding that she was living apart, and that since the passing of such decree or order cohabitation between the parties has not been resumed for the 1 year above. मतलब अगर कोर्ट में कोई कैसे क्रिमिनल प्रोसीजर केस इसमें लग जाता है सीपीसी में, सॉरी सीआरपीसी का, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रह रहे हैं तो एज़ पर कोर्ट वो अपने मेंटेनेंस के लिए कोर्ट से कह सकती है और वो हस्बैंड को उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा अगर वो 1 साल तक साथ में नहीं रह रहे हैं तो, ठीक है। दैट हर मैरिज, फोर्थ क्लॉज क्या बोल रहे हैं, दैट हर मैरिज वेदर कंज्यूमेटेड और नॉट, हाँ कंज्यूमेटेड है तो साथ में रह रहे हैं या नहीं, was solemnization before she attained the age of 15 years and she has repudiated the marriage after attaining that age but before attaining the age of 18। इसका मैंने आपको पहले भी पॉइंट बोला था, जैसे इसमें ये दिया हुआ है कि अगर किसी लड़की की शादी 15 एज के पहले हो गई, ठीक है, और 18 एज तक, जब उसको 18 ईयर ऑफ एज तक उसको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं मैं मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई और मुझे शादी में नहीं रहना है इस ग्राउंड पे कि मैं अभी अडल्ट नहीं हुई हूँ, तो वो डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर सकती है, ठीक है, कि पर 18 ईयर होने से पहले तक वो उसको 3 साल का टाइम रहता है, 15 ईयर के बाद और 18 ईयर से पहले उसको 3 साल का टाइम रहता है कि वो हाँ अपनी शादी को डिक्री ला के डिवोर्स के फ़ाइल कर सकती है, डिवोर्स के ग्राउंड से फ़ाइल कर सकती है कि मुझे डिवोर्स लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, दिस क्लॉज अप्लाइज वेदर द marriage was solemnized before or after the commencement of the Marriage Law Amendment Act 1976 60 of the 1976, ठीक है। जो क्लॉज है ये मैरिज एक्ट का कमेंसमेंट है, ये अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, ठीक है, सेक्शन 68 ऑफ 1976। ओके, चलिए हम आगे पढ़ते हैं सेक्शन 13A। ओके, हमने अभी तक अपना डिवोर्स का कंप्लीट कर चुके हैं, डिवोर्स के जितने भी ग्राउंड्स हैं वो हमने कंप्लीट कर दिए, उसके एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं सेक्शन 13 का ए, अल्टरनेटिव रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट ऑन पिटिशन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज by decree of divorce except in so far as the petition is founded on the ground mentioned in clause 2, 4 and 7 of subsection 1 of section 13, the court may, if it consider it just so to do, having regard to the circumstances of the case, pass intend a decree for judicial separation, ठीक है। इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें क्या दिया है, चलिए हम देखते हैं, वो पॉज हो जाता है, सॉरी। हमारा जो 13 सेक्शन 13 जो डिवोर्स का ग्राउंड था, ठीक है, ये अपन अब लास्ट में पढ़ें, लास्ट जो सेक्शन पढ़े हैं उसके बाद अब ये क्या दिया है 13A का अल्टरनेटिव रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग, ये मैं पहला पढ़ चुकी हूँ। इसमें ये बताया गया है जो हमारे सेक्शन 13, देखिए सेक्शन 13, ये सेक्शन 13 का पॉइंट क्या दिया है, क्लॉज 2, क्लॉज 6 और क्लॉज 7 ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13। इस सेक्शन के अलावा, मतलब इन सेक्शन के अलावा जितने भी बाकी ग्राउंड्स हैं उन ग्राउंडों पे कोर्ट जुडिशल सेपरेशन का डिग्री पास कर सकता है अल्टरनेट डिवोर्स के अलावा। चलिए इसको एक बार अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे हमारा डिवोर्स का सेकंड पॉइंट क्या दिया है, चलिए देखिए सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट ये दिया है डिवोर्स का, हैज़ सीज टू बी हिंदू बाय कन्वर्शन टू अनदर रिलीजन। अगर हस्बैंड या आइदर वाइफ, इन दोनों में से किसी ने भी अपना कन्वर्शन करा लिया है, हिंदू के अलावा किसी और, हिंदू रिलीजन के अलावा किसी और रिलीजन में उन्होंने कन्वर्ट करा लिया है, तो ये बहुत ही मेन पॉइंट बनता है कि हस्बैंड आइदर वाइफ अपने हस्बैंड से या वाइफ से डिवोर्स ले सकते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट हुआ। उसके बाद हमारा कौन सा मैं बताया इसमें, फोर्थ वाला कहाँ है, सॉरी फोर्थ नहीं था, क्या था ये, हाँ ये था सिक्स पॉइंट क्या दिया है, 6 ये वाला, हैज़ रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर। मतलब उसने जो भी पर्सन है, चाहे वो हस्बैंड और वाइफ है, उन्होंने अपनी ये जो दुनिया है, दुनिया मतलब अपनी जो गृहस्थ जीवन की दुनिया है, इसको छोड़ के उन्होंने अपना सन्यासी जीवन ले लिया हो, ठीक है। ऐसे टाइम पे भी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है कि डिवोर्स पर्सन को मिल सकता है, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है ये,
ठीक है। उसके बाद नया लास्ट क्या है 7 वाला, इसमें क्या दिया है कि हैज़ नॉट बीन हियर्ड ऑफ अलाइव फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर और मोर बाय दोज पर्सन हु वुड नेचुरली हैव बीन हियर्ड ऑफ इट पार्टी एंड अलाइव। 7 ईयर्स तक इस पर्सन के बारे में कोई भी अता पता नहीं है, तो ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है कि हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो सकता है। ठीक है। और जो बाकी दूसरे पॉइंट्स हैं जिस लाइक एडल्ट्री, क्रूरलिटी और डिजर्शन, मेंटल डिसऑर्डर, वेनिगर डिसीज़, लेप्रोसी, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसके बिहाफ पे कम्प्लीटली डिवोर्स का ग्राउंड नहीं, मतलब डिवोर्स बन सकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा ना पिटीशन फाइल होता है, जो भी दोनों लोगों के बीच में जो प्रोसीडिंग होती है उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बताया जाता है। तो जुडिशल सेपरेशन के ग्राउंड बहुत इजीली मिल जाते हैं कि तुम लोग को कुछ दिन तक ना अलग रख के देखा जाता है कि हाँ, अगर तुम्हें फिर से एक ऑप्शन दिया जाता है कि नहीं, तुम एक बार अपनी शादी को फिर से दोबारा मौका दो कि नहीं शादी करनी चाहिए, मतलब शादी को कंटिन्यू करना चाहिए। फिर लास्ट में अगर फिर भी कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो फिर डिवोर्स के लिए डिवोर्स मिल सकता है। बट ये जो बाकी जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये 3 पॉइंट्स पे कम्प्लीटली बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ग्राउंड बनता है कि इसमें डिवोर्स मिल ही जाता है। ठीक है। ये इसमें ही दिया हुआ है सेक्शन 13A में, ये एक रिलीफ दिया गया है, ये एक अल्टरनेट रिलीफ दी गई है कि डिवोर्स के ग्राउंड ये ओनली 3 सेक्शंस है। ठीक है। ये जो 3 सेक्शन है हमारे, ये 3 सेक्शन है, क्लॉज 2nd, 6th और 7। ठीक है। इस सेक्शन के अलावा बाकी जितने भी इसके ग्राउंड्स हैं उस ग्राउंड्स पे डिवोर्स मिल सकता है। ओके। चलिए जो नेक्स्ट आगे है हम इस नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके। थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी आप चाहते हैं कि कुछ अपडेशन करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू। बाय बाय।